गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों की 2 क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला दुर्ग है जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। आज का हमारा पहला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर मेन मेन बातें की जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक मौर्य सम्राट हुआ करते थे संप्रति। संप्रति का एक गढ़ था जिसका नाम था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो है वो समय के साथ साथ ध्वस्त हो गया और उसी के खंडरों के ऊपर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नामकरण है वो महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम से किया गया था। तो कुछ मेन मेन बातें हैं जो हमको इसके बारे में लिखनी है। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके निर्माण की या इसका निर्माता, तो इसका निर्माता है राणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था। मौर्य सम्राट, मौर्य शासक, मौर्य शासक संप्रति के महेंद्रगढ़ दुर्ग के अवशेषों पर। और अगर बात की जाए इसका नामकरण, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नामकरण है वो कुंभा के नाम पर नहीं है। कुंभा की पत्नी है जिनका नाम है कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। कुंभल देवी कौन है? तो कुंभा की रानी। और देखो, अगर इसके बारे में बात की जाए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो यह है मेवाड़ तथा मारवाड़। यह मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। और देखो, अगर कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये दोहरे परकोटे का बना हुआ है, यानी कि डबल दीवारों के द्वारा ये सुरक्षित किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है हल्ला पोल। इसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? हल्ला पोल। ठीक है, और ये जो किला है ये दोहरे परकोटे द्वारा सुरक्षित है, यानी कि डबल दीवारों के द्वारा इसको सुरक्षित किया गया है। यह दोहरे परकोटे द्वारा सुरक्षित है। इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है और इस दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस दीवार के ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर और बात क्या ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखना है कि दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। ठीक है, यह है दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहलाती है। ठीक है, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो चीन के अंदर है, और भारत की जो ग्रेट वॉल है, भारत की जो ग्रेट दीवार है वो किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार को कहा जाता है। 36 किलोमीटर चौड़ी ये दीवार है। और एक बात और ध्यान में रखना है इस दीवार के बारे में, ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है,
और देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इसके बीचों बीच एक कटार की आकृति का दुर्ग है। इसके बीचों बीच एक कटार की आकृति का दुर्ग है जिसे कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है और जिसको नाम दिया गया है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में भी आपको दो चार बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी कि कटारगढ़ दुर्ग जो है यह सीधी चढ़ाई पर स्थित है। सीधी चढ़ाई पर स्थित है कटारगढ़ दुर्ग। और आपको क्या ध्यान में रखना है, तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इसे यानी कि कटारगढ़ दुर्ग को इसे मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, तो इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। और इसी बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इसी के अंदर क्या बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है। और इस बादल महल में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। और एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभा का निवास स्थान भी था। कुंभा का निवास स्थान, महाराणा कुंभा का निवास स्थान था ये। ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई किससे रिलेटेड, कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर कुछ व्यक्तियों के कथन भी है, उन कथनों को भी हमको ध्यान में रखना है, जैसे अबुल फजल का कथन और कर्नल जेम्स टोड का कथन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबुल फजल के कथन की। इसको नोट कर लेना भाई अच्छी तरह से। तो कथन की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम कथन आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग जो इसके बीचों बीच है, कटारगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के संबंध में कहा है कि यह इतनी, यह मतलब कटारगढ़ दुर्ग, यह इतनी बुलंदी पर स्थित है, बुलंदी यानी ऊंचाई, बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखने वाले व्यक्ति की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। नीचे से ऊपर देखने वाले व्यक्ति की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है, पीछे की ओर गिर जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर आपको जो कथन है वो ध्यान में रखना है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग ने कुंभलगढ़ दुर्ग ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बुर्ज व दीवारों, बुर्ज व दीवारों की तुलना एस्ट्रूकन, एस्ट्रूकन जो है एक यूरोप का किला है, उसकी मजबूती से की है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बुर्ज व दीवारों की तुलना एस्ट्रूकन, एस्ट्रूकन की दीवारों से की है। ठीक है। अब ये एस्ट्रूकन क्या है, तो एस्ट्रूकन जो है ये एक यूरोप का किला है, यूरोप का किला। ठीक है। और देखो अगर बात की जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुछ मंदिर हैं जिन मंदिरों के ऊपर हमें
चर्चा करनी है। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसमें एक तो मामादेव मंदिर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वराह मंदिर भी है, कुंभ स्वामी मंदिर है, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसी के अंदर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यूनानी शैली में निर्मित राजस्थान का मंदिर है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इसके प्रमुख मंदिर, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर, इसमें कौन कौन से मंदिर है? तो नंबर 1 मामादेव मंदिर, और ये जो मामादेव मंदिर है इसी में 5 काली शिलाओं पर लिखी हुई कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी प्राप्त हुई है। तो इसी में 5 काली शिलाओं पर अंकित कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। ठीक है, तो पहला मामादेव मंदिर, दूसरा हो जाएगा वराह मंदिर भी इसके अंदर है। इसके अंदर जो है कुंभ स्वामी मंदिर भी है। कुंभ स्वामी मंदिर एक हमने चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था और एक कुंभ स्वामी मंदिर यहां पर भी है, कुंभ स्वामी मंदिर। और नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है नीलकंठ महादेव मंदिर। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये कौन सी शैली में निर्मित है? यूनानी शैली में निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक तालाब भी है। इस तालाब का नाम है मामादेव तालाब। और ये जो मामादेव तालाब है इसी तालाब के किनारे कुंभा की हत्या की गई थी, कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा। और उदा की जो मृत्यु है वो उसके ऊपर बिजली गिरने से हो गई थी। ये कहानी मैं महाराणा कुंभा के अंदर इतिहास वाले पोर्शन में आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। तो मामादेव तालाब है, यहीं कुंभा की हत्या हुई। ठीक है, और यहां पर क्या है? तो यहां पर कुंभा की छतरी है, कुंभा की छतरी भी है। और यहां पर ध्यान रख लेना उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी है। ठीक है, यहीं पर है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है। इनको जहर दिया गया था इनके बहनोई जगमाल के द्वारा, जो मैं स्टोरी आपको बता चुका हूं इतिहास वाले पोर्शन में। तो यहां बस इतना ही ध्यान रखना कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो एक बात और ध्यान रख लेना कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। और अकबर ने कहां बनाई थी? तो अकबर ने अकबर के किले यानी कि मैगजीन फोर्ट, अकबर का दौलत खाना, उसके अंदर उसने योजना बनाई थी। तो ये मेन बातें हो गई कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद में अब हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जैसलमेर दुर्ग। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी जैसलमेर दुर्ग। देखो जैसलमेर दुर्ग के अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 12 जुलाई 1155 को हुआ। निर्माता, अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो इसका निर्माता था राव जेसल। ठीक है, इसका निर्माता कौन था? राव जेसल था। और राव जेसल ने
इंसाल ऋषि, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब ये जो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, ये धानवंत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। धानवंत दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो यह धानवंत, धानवंत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। और इसके बारे में बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि यह राजस्थान का तीसरा सबसे पुराना, राजस्थान का तीसरा सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा किला है, दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। और एक बात इसमें ध्यान में रखनी है कि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो 20 वर्षों में हुआ था और शालिवाहन सेकंड के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 20 वर्षों में, 20 वर्षों में शालिवाहन सेकंड के शासनकाल में हुआ। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और आपको इसके उपनाम ध्यान में रखने हैं। जो जैसलमेर दुर्ग है इसके बस थोड़े से 12-15 उपनाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो नंबर 1 उपनाम आपको ध्यान में रखना है जेसाण किला, जेसाण किला। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का अंडमान। नंबर 3 अढ़ाई साके वाला किला, अढ़ाई साके वाला किला। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किला है जहां अढ़ाई साके हुए, 2.5 साके हुए। अढ़ाई साके का मतलब ये है कि 2 साके तो पूरे हुए, तीसरा साका जो है वो अर्ध साका था, क्योंकि केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हो पाया। ठीक है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अढ़ाई साके वाला किला। नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा हो गया? तो दूसरा लिविंग फोर्ट जो है वो जैसलमेर का किला हो जाएगा। यहां पर किले के अंदर आम जनता भी रहती है। ठीक है, नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है रेगिस्तान का गुलाब। इसका एक और उपनाम है जिसका नाम है रेगिस्तान का गुलाब। इसके अलावा इसे रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान भी बताया गया है कि रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान भी इसको बताया गया है। नंबर 7 आपको ध्यान में रखना है 99 बुर्जों वाला किला, 99 बुर्जों वाला किला। नंबर 8 सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। ये सब इसके उपनाम हैं, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। और देखो ध्यान में रखना है आपको, इसको थार का स्वर्ण भी कहा जाता है, सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, सोनलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, मांड दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है सोनार का किला, सोनार का किला। नंबर 10 सोनलगढ़ दुर्ग, सोनलगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। नंबर 11 स्वर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। नंबर 12 पर आपको ध्यान में रखना है
अलीसाए सिंह के समान, अलीसाए सिंह के समान, यानी कि आलस में भरे हुए सिंह के समान। अलीसाए सिंह के समान का मतलब हो गया आलस में भरे हुए सिंह के समान। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे अलीसाए सिंह के समान बताया गया है, यानी कि आलस में भरे हुए शेर के समान बताया गया है, तो वो दुर्ग हो जाएगा हमारा जैसलमेर का दुर्ग। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मांड दुर्ग, इसको और क्या कहा जाता है, मांड दुर्ग भी कहा जाता है। और नंबर 14 पर आपको ध्यान में रखना है, इसको गोहरागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, गोहरागढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसे थार का स्वर्ण भी कहा जाता है, थार का स्वर्ण। तो ये सब थोड़े से इसके क्या हो गए, उपनाम हो गए। इन उपनामों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनके उपनामों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो जैसलमेर का दुर्ग है, इसके अंदर कौन से मंदिर हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना भाई ढंग से। देखो ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इसकी आकृति कैसी है, अंडाकार आकृति है। जैसलमेर दुर्ग जो है इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति अंडाकार आकृति है, अंडे के समान इसकी आकृति है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति जो है वो अंडाकार है, ठीक है। और दोहरी दीवारों वाले परकोटे से इसको भी सुरक्षित किया गया है, यानी कि दीवार की 2 लेयर है। तो दोहरी दीवार वाले परकोटे में निर्मित, ठीक है। इसे गलियों वाला किला भी कहा जाता है, इसे गलियों वाला किला भी कहा जाता है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये जो दोहरी दीवार जो है ना, दोहरी दीवार, इस दोहरी दीवार को कमरकोट, दोहरी दीवार को कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसलमेर दुर्ग के चारों तरफ जो दोहरी दीवारें हैं, इसे कमरकोट या इसी को पाड़ा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे गलियों वाला किला भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन से मंदिर है, इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर है, तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और नंबर 2 पर आपको ध्यान में रखना है स्वांगिया माता, या इन्हीं को आयड़ माता, या इन्हीं को आवड़ माता, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, तेमणा ताई, तेमणा ताई माता मंदिर स्थित है। एक ही मंदिर है, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, स्वांगिया माता, आयड़ माता, आवड़ माता, कोई सा भी नाम आ सकता है। ये कौन है, तो जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी है, ठीक है। तो भाटी शासकों की, भाटी शासकों की कुल देवी। और कहां के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक, हनुमानगढ़ वाले नहीं, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। और अगर देखो बात की जाए तो इसमें कौन कौन से महल हैं, तो महल आपको पहला ध्यान में रखना है बादल महल। अब ये जो बादल महल है, इसे ताजिया टावर भी कहा जाता है, ताजिया टावर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है गज विलास महल। और तीसरा जो महल है इसके अंदर, उसका नाम है जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल, ठीक है। ये जो दुर्ग है कैसी आकृति का है, अंडाकार आकृति का है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो पीर्प पत्थर या पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीर्प पत्थर या पीले पत्थरों से इसका
निर्माण किया गया है। और आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान में रखनी है इस दुर्ग के बारे में कि ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण करने के लिए पानी का, चूने का या गारे का उपयोग नहीं किया गया है, पत्थर में पत्थर फंसाकर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अगली लाइन में आप लिख लेना कि इसके निर्माण में पानी, चूना या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु पत्थर में पत्थर फंसाकर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में, तो जैसलमेर दुर्ग जो है इसमें 2.5 साके हुए हैं, मतलब कि 2 तो पूरे साके और तीसरा आधा साका हुआ है, अर्ध साका उसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन इसके अंदर जोहर नहीं हो पाया, इसलिए इसे अर्ध साके की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस दुर्ग में 2.5 साके हुए। ठीक है, पहला साका, इसका जो पहला साका है वो कब हुआ, तो पहला साका जो है वो 1294 में हुआ। आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी था एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। और इस वक्त शासक कौन था, तो इस वक्त शासक जो था वो था मूलराज प्रथम। एके ध्यान रख लेना भाई, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दूसरा साका जो है ये हुआ था, इसका दूसरा साका हुआ था 1315 ईस्वी में। देखो ये थोड़ी सी डाउटफुल है डेट, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है ना वो कितनी है, 1315 है। दूसरा साका कब हुआ, 1315 में हुआ। आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी था फिरोज तुगलक आक्रमणकारी था। और जो जैसलमेर का शासक था इसका नाम था राव दूदा के टाइम में दूसरा साका हुआ। तीसरा साका जिसे अर्ध साका कहा जाता है, ये अर्ध साका कब हुआ साहब, 1550 में इसका अर्ध साका हुआ था। आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी था अमीर अली। ठीक है, कहां का शासक था, कंधार का शासक था। ये कंधार से हार कर, जैसे मैं इसकी पूरी कहानी बता चुका हूं जैसलमेर के इतिहास में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि अमीर अली जो था ये कंधार का शासक था। कंधार से भागकर ये जैसलमेर आया। ठीक है, और जैसलमेर का शासक था राव लूणकरण ने अमीर अली को शरण दी। अमीर अली जो था ये जैसलमेर दुर्ग पर ही अधिकार करना चाहता था, तो अमीर अली ने वेश बदलकर ये रानियों का जो रनिवास होता है उसके अंदर पहुंच गया और वहां जाकर इसने हमला करना शुरू कर दिया और सारी रानियों को बंदी बना लिया। ठीक है, राव लूणकरण को जब ये बात पता चली तो राव लूणकरण ने अमीर अली के साथ में युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ते हुए राव लूणकरण जो है वो शहीद हो गए, यानी कि पुरुषों द्वारा तो केसरिया किया गया, लेकिन इसने सारी रानियों को बंदी बना लिया था, इसलिए रानियां जो है वो जोहर नहीं कर पाई, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, अर्ध साका कहा गया है। तो अमीर अली था कंधार का शासक, ये आक्रमणकारी हो गया और शासक कौन हो गया इस वक्त, राव लूणकरण। ठीक है, राव लूणकरण जो है इस वक्त क्या हो गया, शासक हो गया। अर्ध साका क्यों कहा जाता है, क्योंकि केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई किससे रिलेटेड, जैसलमेर दुर्ग से रिलेटेड। हाँ, तो नेक्स्ट दुर्ग है नागौर का किला। तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है
नागौर का किला। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी नागौर का दुर्ग। और नागौर के दुर्ग की मेन मेन बात क्या हो जाएगी? तो नागौर में स्थित, नागौर शहर में स्थित, ठीक है। देखिए जो नागौर दुर्ग है, इस नागौर दुर्ग का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में केमास या कदमवास के द्वारा किया गया था। केमास या कदमवास कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये सेनापति था। तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 में, और इस नागौर दरबार का आयोजन भी इसी नागौर दुर्ग के अंदर ही किया गया था, ठीक है। तो अगर बात करें इसके निर्माता की, तो इसका निर्माता हो जाएगा केमास या कदमवास, ठीक है। केमास या कदमवास कौन था ये? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का सेनापति था। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और इसकी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1570 का नागौर दरबार, 1570 के नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने इसी दुर्ग में करवाया था, इसी दुर्ग में करवाया था, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो दो तीन बातें और ध्यान रख लेना इस नागौर दुर्ग के बारे में कि ये जो नागौर दुर्ग है इसके अंदर एक कलात्मक बादल महल है, कलात्मक बादल महल है। इसमें भी एक बादल महल है भाई, और वो कलात्मक बादल महल है। इसके अलावा इसमें एक तालाब है जिसका नाम है शुक्र तालाब, शुक्र तालाब। और इस शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने किया था, अकबर द्वारा निर्मित। और एक बात ध्यान रख लेना कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे महल हैं। इन छोटे छोटे महलों को अमर सिंह राठौड़ के महल कहा जाता है, अमर सिंह राठौड़ के महल। अब ये अमर सिंह राठौड़ कौन है? तो मतीरे की राड़ वाला अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी, वही है अमर सिंह राठौड़। तो ये मेन मेन बात हो गई नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दुर्ग है मालकोट का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग। और मालकोट के दुर्ग के बारे में बस दो ही तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, मेड़ता नागौर में स्थित। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, निर्माता। इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ कौन था? तो मारवाड़ शासक था, मारवाड़ का शासक था मालदेव राठौड़। इसके बाद हम बात करेंगे चूरू के किले की। तो नेक्स्ट किला हो जाएगा चूरू का किला, इसको नोट कर लेना भाई सब। तो नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू का किला। चूरू के किले की अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण करवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। तो इसके निर्माता कौन हो गए? ठाकुर कुशाल सिंह। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि यह धानवंत श्रेणी का दुर्ग है, धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। धानवंत श्रेणी मतलब मरुस्थल में स्थित दुर्ग है ये। और देखो अगर बात की जाए तो इसमें गोपीनाथ मंदिर स्थित है,
इसके अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, गोपीनाथ मंदिर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात वो ये ध्यान में रखनी है कि ठाकुर शिवनाथ के समय, ठाकुर शिवनाथ के समय बीकानेर की सेना, ठाकुर शिवनाथ के समय बीकानेर की सेना ने चूरू पर आक्रमण कर दिया, चूरू पर आक्रमण किया था। बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे गए थे, चांदी के गोले दागे गए थे। अब भाई चांदी के गोले क्यों दागे गए, क्योंकि जो लोहे के गोले थे ना वो खत्म हो गए, इनके पास चांदी बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने चांदी को पिघला पिघला कर उनके गोले बनाए और उन्हीं गोलों को बीकानेर की सेना पर दागे गए थे। तो चांदी के गोले दागने के कारण इस किले को चांदी का गोला दागने वाला किला भी कहा जाता है, इसलिए इसका एक उपनाम है, वो उपनाम आप ध्यान में रख लेना, चांदी के गोले दागने वाला किला। ठीक है, चूरू के किले के बाद में हम बात करेंगे पोखरण के किले की। हाँ, तो नेक्स्ट किला है पोखरण का किला। नेक्स्ट किला हो जाएगा पोखरण का किला। पोखरण का किला, मेन बातें क्या हो जाएगी, तो पोखरण जैसलमेर में स्थित, पोखरण कहां पड़ता है, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में स्थित। ठीक है, निर्माता, अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो इसका निर्माता हो जाएगा राव मालदेव राठौड़। और देखो अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, यह लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। और आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो यहाँ 2-3 बातें आप और ध्यान में रख लेना, नोट लगाकर लिख लेना कि मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक किलों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। मारवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण राव मालदेव राठौड़ के द्वारा किया गया। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण नंबर 1 महाराणा कुंभा, नंबर 2 मालदेव राठौड़। ठीक है, तो यहीं पर नोट लगाकर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लेना। नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखनी है, मेवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण, मेवाड़ में सर्वाधिक किलों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, मारवाड़ में सर्वाधिक किलों या दुर्गों का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो सर्वाधिक दुर्गों या किलों का निर्माण किया है राव मालदेव राठौड़ ने। ठीक है, और यहीं पर आप ध्यान रख लेना, भारत में, राजस्थान में, भारत की बात नहीं कर रहे, राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं, कला संस्कृति कर रहे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाला शासक कौन सा है। ठीक है, 1 या 2 दिन बाद में मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर इसका आंसर दूंगा, बाकी देखता हूं कि आप लोग कितना आंसर दे सकते हो। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाला जो शासक है, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा राणा कुंभा और सेकंड नंबर पे हो जाएगा मालदेव राठौड़। ठीक है, तो यही दोनों है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फतेहपुर किला, तो नेक्स्ट किला आ जाएगा फतेहपुर।
फतेहपुर किला। ठीक है, फतेहपुर सीकर में पड़ता है, फतेहपुर सीकर में स्थित। और क्या मेन बात हो जाएगी, तो कायम खानी मुसलमानों का प्रमुख केंद्र है, अफगान शैली में ये निर्मित है, और तेलिन महल इसका मुख्य महल है। ये 3-4 बातें इसमें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो होगी फतेहपुर सीकर में स्थित। दूसरा, कायम खानी, कायम खानी मुसलमानों का प्रमुख केंद्र, कायम खानी मुसलमानों का ये प्रमुख केंद्र है, अफगान शैली में निर्मित, अफगान शैली में निर्मित दुर्ग है। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लेना, मुख्य महल, इसका जो मुख्य महल है वो है तेलिन महल, तेलिन महल। ठीक है, फतेहपुर किले के बाद में हम बात करेंगे मंडोर का किला, और मंडोर के किले में केवल आपको 2 ही लाइनें ध्यान में रखनी है। पहली लाइन ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ स्थित है, तो मंडोर जोधपुर में स्थित है, और निर्माण किसने करवाया, तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा मंडोर का किला, मंडोर का किला, मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में स्थित। और नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित, गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित। मंडोर के किले के बाद में हम बात करेंगे दौसा का किला, दौसा का किला, दौसा का किला दौसा शहर में स्थित, दौसा शहर में स्थित। सेकंड बात आपको इसकी ध्यान में रखनी है कि बड़ गुर्जरों द्वारा, बड़ गुर्जरों द्वारा निर्मित, और इसकी जो आकृति है ना वो सूप के समान है। सूप क्या होता है, तो वो छाजला होता है ना जिससे चावल वगैरह ऐसे फटकार कर साफ किए जाते हैं, तो उसके जैसा इसका आकार है। ठीक है, यह सूप की आकृति में निर्मित है। इसके बाद हम बात करेंगे सिवाना का किला। हाँ, तो नेक्स्ट किला हो जाएगा, नेक्स्ट दुर्ग हो जाएगा सिवाना दुर्ग। तो नेक्स्ट दुर्ग है सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग हो जाएगा सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना दुर्ग की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो इसकी मेन बात हो जाएगी इसका निर्माण। इसका जो निर्माण है वो वीर नारायण के द्वारा किया गया, निर्माण इसका वीर नारायण द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो ये सिवाना नगर बाड़मेर में स्थित है, सिवाना नगर बाड़मेर में स्थित। ठीक है, इसे बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है, इसे बाड़मेर का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो मारवाड़ के शासक थे ना, उन मारवाड़ के शासकों की ये संकटकालीन राजधानी भी रहा है, वीर दुर्गादास राठौड़ की ये शरण स्थली भी रहा है। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी ये रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वीर दुर्गादास राठौड़ की
शरण स्थली, वीर दुर्गादास राठौड़ की शरण स्थली भी रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने मथुरा दास माथुर और जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, यहीं पर ही बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मथुरा दास माथुर तथा जय नारायण व्यास को यहीं बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, एक बात और ध्यान में रख लेना कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता था तो इस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। ठीक है, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, एके ने इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दो बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। ठीक है, इस दुर्ग में यानी कि सिवाना दुर्ग में, इस दुर्ग में 2 साके हुए। पहला साका जो है वो हुआ था 1308 के अंदर। पहला साका कब हुआ? 1308 में। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके, और शासक था यहाँ का राव सातल देव। और जो दूसरा साका है वो हुआ था 1587 में। दूसरा साका, इस दुर्ग का जो दूसरा साका है वो हुआ था 1587 में। आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था इसमें मोटा राजा उदय सिंह। कहां का शासक था? तो मारवाड़ का शासक था। ठीक है, और इस वक्त यहां का शासक कौन था? सिवाना का शासक था कल्लाजी राय मल्लोद। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान में रखनी है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। आप बस ये नोट्स को याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 किताबें इकट्ठी करने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।